बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग AAC 204 के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि BA के फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एंशियंट हिस्ट्री में आपको एक प्रकार से जो है पढ़ना होता है, खास करके AAC 203 में सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशियंट इंडिया, और AAC 4 में आपको पढ़ना हो AAC 204 में पढ़ना होता है इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर के हाजिर हूँ। ठीक है, BA फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा आज की वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा 203 का, ठीक इसी प्रकार से आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्रेणी से क्या तात्पर्य है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। श्रेणी से क्या तात्पर्य है, सभी लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रेणी से क्या तात्पर्य है? तो श्रेणी जो होती है ये क्या होती है भैया? श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न आएगा ये। अगला क्वेश्चन से, पूग नामक व्यापारिक संगठन किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो पूग नामक जो व्यापारिक संगठन है वो किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? वो नगरीय, जनपदीय, राष्ट्रीय या ग्रामीण तो करता है भैया आपका जनपदीय स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा बताएं, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता है? द हेड ऑफ द श्रेणी वाज कॉल्ड। बताएं, श्रेणी के प्रधान को क्या कहते हैं? तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ सकता है। ये सब प्रश्न 100% आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। वही प्रश्न मैं आज बता रहा हूँ जो आने वाले हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल में भारत के विदेश से संबंध पुष्ट करने में किस अभिलेख की भूमिका है? बताइए इनमें से। शाह मतलब कि शाहबाजगढ़ी अभिलेख, या बोगज कोई, या नक्शे रुस्तम, या फिर पारसी पोलिस। बताएं, वैदिक काल में भारत के विदेश से संबंध पुष्ट करने का एक प्रकार से जो स्रोत है, अभिलेख, वो कौन सा है इनमें से? तो स्रोत है शहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के लोकप्रिय बंदरगाह क्रमशः थे। तो पश्चिमी भारत का जो बंदरगाह था वो था आपका भड़ोच, और जो आपका पूर्वी भारत का था वो था सोपारा। तो भड़ोच और सोपारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भड़ोच और सोपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मौर्य काल में उद्योगों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? मौर्य काल में उद्योगों का विभाजन जो किया गया था कितने भागों में किया गया था भैया? 4 भागों में किया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भंगिनी और अपसारक नामक कंबलों का निर्माण क्या था? मतलब निर्माण क्षेत्र क्या था? बताएं, नेपाल, राजस्थान, मेडागास्कर, या मदुरा। बताएं, भंगिनी और अपसारक भंगिनी और अपसारक नामक कंबलों का निर्माण क्षेत्र जो था वो क्या था? वो था आपका मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अल बरूनी ने कितने व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है? तो अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कितने मार्गों का उल्लेख किया है भैया? 12 मार्गों का उल्लेख किया है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में जिस चीन में निर्मित वस्त्र का उल्लेख मिलता है वो कौन सा वस्त्र है? तो बताएं, उस वस्त्र का नाम होता था कौसे। कौसे नाम के वस्त्र का वर्णन जो चीन में बनता था उसका वर्णन अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है आपसे, गुप्तकालीन मुख्य मार्ग को कालिदास क्या कह करके संबोधित करते हैं? तो गुप्त काल के मुख्य मार्ग को कालिदास नरेंद्र पथ कहते हैं। ये भी प्रश्न पिछली वर्ष पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ आपके की पॉइंट्स है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो की पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान देखिए। देखिए, पूग जो होता है, एक ही जाति या गांव के व्यापारियों के समूह को पूग कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं? एक ही जाति और जाति के व्यापारिक समूहों का, मतलब एक ही जाति के हों और गांव के हों, एक ही व्यापारिक समूहों को पूग कहते हैं। श्रेणी की अगर बात की है तो विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी जो होती है, विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह होते हैं, सॉरी एक एक ही जाति के व्यापारिक समूह को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन विभिन्न विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह, तो इसका जो है बिल्कुल विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह को श्रेणी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला प्रश्न मैंने दिया था उसमें जल्दबाजी मैंने कुछ दूसरा बता दिया क्या? एक ही जाति मतलब एक ही गांव के व्यापारियों के समूह को पूग कहते हैं, विभिन्न जातियों के व्यापारिक समूह को श्रेणी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर था। तो इसका बी ऑप्शन कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, बी ऑप्शन कर लेंगे इसका। ठीक है, ओके, चलिए।
आगे देखेंगे, अगला है निगम। निगम क्या है? निगम जो होता था, एक ही नगर के व्यापारियों के समूह को निगम कहते हैं। क्लियर? आपसे पूछे श्रेष्ठी कुल्लिका निगम, ये क्या है बताएं। श्रेष्ठी कुलिका निगम क्या है? तो श्रेणियों, शिल्पियों और श्रेणियों का केंद्रीय निगम को ही श्रेष्ठी कुलिका निगम बोलते हैं। ज्येष्ठक क्या है? तो ज्येष्ठक श्रेणियों के प्रधान को ज्येष्ठक कहते हैं। श्रेष्ठी क्या है? तो निगम का प्रधान को श्रेष्ठी कहते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ज्येष्ठक क्या है? ज्येष्ठक तो श्रेणियों का प्रधान, ठीक है। श्रेष्ठी निगम का प्रधान, ठीक है। श्रेष्ठी कुलिका निगम श्रेणियों, शिल्पियों और श्रेणियों के केंद्रीय निगम। निगम एक ही नगर के व्यापारियों का समूह। श्रेणी विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। पूग जो होता है एक ही जाति या गांव के व्यापारियों का समूह, ठीक है। ये आप के की पॉइंट हैं कुछ, इनको ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए मदद करेंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताए, पाणिनि ने व्यापारिक पंथों का वर्णन किया है कौन कौन से? वारीपथ, स्थलपथ, करिपथ, आजपथ, शंकुपथ, राजपथ, सिंहपथ और हंसपथ एवं देवपथ, ये पाणिनि ने बताया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताए, कांतार पथ कौशाम्बी से अवंती तक था। प्रतिष्ठान पद जो था, प्रतिष्ठान भारुकच्छ बिंद के विशाल वन, यहाँ तक आप देखिए कांतार पथ फैला हुआ था। अच्छा बताएं, श्रावस्ती से राजगृह तक जो था वो व्यापारिक मार्ग था कि नहीं? बिल्कुल था, वो व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती से राजगृह तक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताएं, कुएं के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्द कौन सा था? कुएं के लिए प्रयुक्त जो वैदिक शब्द है उसको बोलते थे आवट। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में सिंचाई का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? महाकाव्य में सिंचाई का वर्णन जो किया गया है वो वार्ता के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक मिनट, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। देखें, कुएं के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्द, एक फिर से देखेंगे, कुएं के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्द बताएं फटाफट से, करेक्ट आंसर किसका क्या हो जाएगा? कुएं के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्द को आवट, बिल्कुल ठीक है, आवट ठीक है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि, बिल्कुल ठीक है, तो पाणिनि तो बिल्कुल। ये प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, महाकाव्य में सिंचाई का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? तो महाकाव्य में जो सिंचाई का वर्णन किया गया है भैया, ये किसके अंतर्गत किया गया है? वार्ता के अंतर्गत किया गया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आदेव मातृक भूमि थी। आदेव मातृक भूमि क्या थी भाई? आदेव मातृक जो भूमि है, कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि को आदेव मातृक भूमि कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सूत्र काल में कृत्रिम साधनों व प्राकृतिक रूप से सिंचित भूमियों को क्या कहा जाता था? सूत्र काल में कृत्रिम साधनों व प्राकृतिक रूप से सिंचित भूमियों को क्या कहते थे? तो उस भूमि को बोलते थे क्या भैया? उस भूमि को बोलते थे सेतु केतु। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पानी ढोकर सिंचाई करने को कहा जाता था। मौर्य काल में पानी ढोकर के सिंचाई करने को क्या कहते थे? स्कंद प्रावीतम बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस नहर का वर्णन करता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस नहर का वर्णन करता है भैया? सुदर्शन नहर का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, शक छत्रप मतलब कि खोडास श्रोडास के किस स्थान पर जल कल्याण के अर्थ तालाब का निर्माण करवाया था? बताएं, शक छत्रप सोडार्स ने किस स्थान पर जल कल्याणार्थ तालाब का निर्माण करवाया था? तो उसने कहाँ पर करवाया था? मथुरा में करवाया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की भांति चलने वाले सिंचाई यंत्र का प्राचीन कालीन नाम क्या था? तो इंजन की भांति चलने वाले सिंचाई यंत्र का प्राचीन कालीन नाम क्या था इनमें से? बताएं। तो इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? औद्यांत्रिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, जल कट का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में पाया जाता है? तो जल कट का उल्लेख जो मिलता है वो गढ़वाल
राजवंश के अभिलेखों से प्राप्त होता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ और की पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बात तो ये भाग कर क्या होते थे भैया? भाग कर भूमि की उपज का जो छठांश होता था वो राजा को दे होता था, वो वो भाग कर कहलाता था। यानी ऐसा कर जो कि राजा को एक प्रकार से उपज का छठवां अंश देना पड़ता था, उसी को भाग कर बोलते थे। अच्छा, भोग कर क्या था? भोग कर जो था ये फल, सब्जी, फूल, लकड़ी इत्यादि के रूप में उपभोग हेतु प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर था। यानी फल, सब्जी, फूल, लकड़ी ये सब राजा के यहाँ पर दिया जाता था ताकि राजा इसका उपयोग कर सके। तो ये भी एक कर था, ये भोग कर था। बलि कर की अगर बात करें तो राजाओं को उपहार के रूप में प्रजा द्वारा दिया जाने वाला जो कर था उसको बलि कर कहते थे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि धान्य कर। धान्य कर क्या था? राजा द्वारा अन्न और फसल पर लगाया जाने वाला कर धान्य कर कहा जाता था। हिरण्य कर की अगर बात की जाए तो राजा द्वारा खनिज पदार्थों अथवा संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर हिरण्य कर होता था। ठीक है। प्रणय कर की अगर बात करें तो आपातकाल में राजा के द्वारा लगाया जाने वाला कर प्रणय कर हुआ करता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक कर और होता था उदंग्र कर। उदंग्र कर की अगर बात की तो भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले जो किसान होते थे उन किसानों से लिया जाने वाला कर उदंग्र कर हुआ करता था। तो आपसे पूछेगा भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर, तो आप बताएंगे उदंग्र कर। ठीक है, आपसे पूछेगा आपातकाल में राजा द्वारा लगाया जाने वाला कर, तो प्रणय कर। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब की पॉइंट्स है परीक्षा में, ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अच्छा, गुप्त काल में कुछ चीज़ें और थीं। भूषण की अगर बात करें तो गुप्त काल में भूषण को लेकर के कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि नीबी धर्म क्या था? तो मूलधन यथावत आक्षुण्य भूमि को नीबी धर्म बोलते थे। ठीक है। अक्षनीति धर्म की अगर बात की है तो अनवरत भूमि राजस्व प्रदान दिलाने वाली भूमि जो थी वो अक्षनीति धर्म के अंतर्गत आती है। नीबी धर्म क्षय की अगर बात की जाए तो नीबी धर्म समाप्त करके अन्य को भूमि देना ही एक प्रकार से नीबी धर्म क्षय होता था। आप्रदा धर्म की अगर बात करें तो दान प्राप्त करता भूमि का उपयोग किसी अन्य के लिए नहीं कर सकता, ये आप्रदा धर्म होता था। भूमि छिद्र न्याय की अगर बात करें तो भूमि को सर्वप्रथम खेती योग्य बनाने वाले स्वामित्व कि जो भूमि को खेती योग्य बनाएगा वही स्वामित्व होगा उस भूमि पर। भूगर्भ संसाधनों पर राज्य वही राज्य करेगा। तो ये भू छिद्र न्याय था। तो ये गर्भ गुप्त काल में भूमि क्षरण को लेकर के या भूमि को लेकर के भूमि धारण को लेकर के कुछ जो है फैक्ट थे। कुछ और फैक्ट आप जान लें। ऋग वैदिक काल में इंद्र को वर्षा का देवता और पर्जन्य बादल के लिए प्रयुक्त शब्द माना जाता है इंद्र। ठीक है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और समुद्र, नदियों तथा प्राकृतिक घटनाओं का नियामक था वरुण। इसके अलावा ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है करता है जो है कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन, तो आप बताएंगे चौथा। ऐसे और भी प्रश्न आपसे बन सकता है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में काष्ठ संहिता 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख करती है। तो आपसे पूछे कितने बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख करती है काष्ठ संहिता, तो आप बताएंगे 24 बैलों के द्वारा। तो ये सब ध्यान रखेंगे। हल को लांगल कहा जाता था। आपसे हल का प्राचीन नाम क्या था? तो वो लांगल था। हल का प्राचीन नाम क्या था? लांगल। ये सब ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है, ये मत सोचिएगा कि पॉइंट है, ये प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण जुताई, बुआई और कटाई, मड़ाई का उल्लेख करता है। आपसे पूछेगा जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ करता है? तो आप बताएंगे शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ करता है। आपसे पूछेगा पृथुबैन जो अथर्ववेद से संबंधित है उसने कृषि को जन्म दिया, किसने? आपसे पूछे कृषि का जन्म किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में पृथुबैन। अगला प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म व हल को सीट कहा गया है। आपसे पूछेगा तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया है? तो अन्न को ब्रह्म कहा गया है। और हल को क्या कहा गया है? तो हल को सीट कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ऋग वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? ये प्रश्न 100% आएगा। तो ऋग वैदिक काल की प्रमुख फसल थी जौ। ठीक है, ऋग वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी भैया? जौ थी। ओके, कौन सी फसल थी? जौ। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में गेहूं व धान जो है यानी चावल हो गई। उत्तर वैदिक काल में गेहूं व धान हो गई। ब्रीह यजुर्वेद में चावल के लिए प्रयुक्त शब्द था। ब्रीह की अगर बात की आपसे पूछेगा यजुर्वेद में चावल के लिए प्रयुक्त शब्द, तो आप बताएंगे ब्रीह। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में गेहूं और धान जो था, अब धान को चावल भी एक प्रकार जाना जाने लगा था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। तो आपसे पूछेगा मौर्य काल में दासों को किस काम में लगाते थे? तो कृषि कार्य में लगाते थे। आगे देखेंगे,
राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष मौर्य काल में क्या कौन होता था, तो उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कहा जाता था, और राजकीय भूमि जो थी उसको सीत कहा जाता था। ये बात ध्यान रखेंगे। राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था मौर्य काल में सीता अध्यक्ष, और मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीत कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रज्जु ग्राहक की अगर बात करें तो खड़ी फसल को माप कर उसे कर लगाने का अधिकारी को, जो खड़ी फसल को माप करके उस पर कर लगाता था, उस अधिकारी को रज्जु ग्राहक बोलते थे। ठीक है। गुप्तकालीन बृहद संहिता के अनुसार 3 प्रकार की फसलें होती थीं। तो आपसे पूछेगा गुप्तकालीन बृहद संहिता के अनुसार कितनी प्रकार की फसलें होती थीं? 3 प्रकार की फसलें होती थीं। आपसे पूछेगा अमरकोश हल की बनावट व भूमि के प्रकारों का वर्णन कौन करता है, मतलब कि हल की बनावट और भूमि के प्रकारों का वर्णन कौन करता है, तो अमरकोश करता है। इसके अलावा आपसे पूछेगा किस ग्रंथ में 44 किस्मों का उल्लेख किया गया है चावल की, तो आप बताएंगे अष्टांग संग्रह में चावल की 44 किस्मों के बारे में बताया गया है। आपसे पूछेगा जो है देखिए कासमास मलय पर्वत को काली मिर्च का देश बताता है। कासमास एक पुस्तक है। कालिदास भी इस प्रकार के वर्णन करते हैं, मलय पर्वत को काली मिर्च का देश। ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। आगे देखेंगे और भी पॉइंट्स जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। बताएं ऋग्वेद में पूर्वजन्य शब्द किसका द्योतक है, बताएं। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में प्रजन्य किसका द्योतक है? प्रजन्य का मतलब क्या होता है भैया? ऋग्वेद में प्रजन्य जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? तो प्रजन्य का मतलब होता है बादल से। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल से कृषि व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल से कृषि व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कृषि का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताएं। कृषि का जन्मदाता माना जाता है पृथुवैन्य को। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। ये सब पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए थे। कुली लोगल संब किसको धोतित करते हैं? तो ये किसको धोतित करते हैं भैया? हल को धोतित करते हैं, प्लो को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रज्जु ग्राहक से क्या तात्पर्य है? रज्जु ग्राहक से क्या तात्पर्य है भैया? तो फसल माप अधिकारी होता था रज्जु ग्राहक। ठीक है। रज्जु ग्राहक, रज्जु ग्राहक क्या होता था? मैंने आपको बताया था रज्जु ग्राहक खड़ी फसल को माप कर उस पर कर लगाने वाला अधिकारी हुआ करता था रज्जु ग्राहक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। समावर्तन संस्कार जो होता था इसका आयोजन होता था, फटाफट से आप बताएंगे। समावर्तन संस्कार का आयोजन गुरुकुल की शिक्षा की समाप्ति पर हुआ करता था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है समावर्तन संस्कार संबंधित है, समावर्तन संस्कार जो है वो शिक्षा के अंत से संबंधित है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इनमें से चूंकि कोई दिया नहीं है। आगे देखें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है। 623 जो है ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। मौत इनकी कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करें तो अष्टांगिक मार्ग क्या है भैया? अष्टांगिक मार्ग जो है निर्माण प्राप्ति का तरीका है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक जो है संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि के बारे में बताया गया है। उपसंपदा संस्कार संबंधित है। उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी? तो बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि थी वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि। ये सब डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। मठ एवं बिहार क्या थे? मठ और बिहार की बात की तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पवज्जा संस्कार किस धर्म से संबंधित है? पवज्जा धर्म जो है किस धर्म से संबंधित है भैया? पवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बौद्ध स्थल कपिल वस्तु स्थित है। बौद्ध स्थल कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भागों में बटा हुआ था? तो वैदिक काल में पाठ्यक्रम जो था वो परा विद्या और अपरा विद्या दोनों में बटा हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। त्रिशिवरा एक पहनावा था, बताएं। तो वैदिक कालीन शिक्षा का एक पहनावा था त्रिशिवरा। ठीक है। पीले कलर का कपड़ा हुआ करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं उन्हीं प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों का स्वरूप था। तो बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों का स्वरूप था एकात्मक। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नालंदा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न भिक्षु शिक्षा में प्रवेश हेतु संस्कार होता था। तो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश हेतु संस्कार होता था, उसका संस्कार का नाम था पवज्जा संस्कार। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ था? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ था भैया? गुरु के पास ले जाना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो जन्म हुआ है ये वैदिक काल में हुआ है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला उस स्थान के निकट था जिसे आजकल पेशावर बोलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है पेशावर। एक प्रसिद्ध गुरुकुल किसके निकट है? इनमें से हरिद्वार के निकट है। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु से उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। समावर्तन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घर लौट मतलब कि पास ले जाना। समावर्तन का मतलब क्या होता है? समावर्तन संस्कार का मतलब होता है घर लौटना गुरु के घर से। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा बताएं, बौद्ध वैदिक कालीन विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी किसकी? व्याकरण और तर्कशास्त्र की। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन है? तो पाणिनि है, मतलब पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी है। ठीक है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ सकता है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे कौटिल्य है। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो रोग निवारण जादू टोने का वर्णन अथर्ववेद में है। ठीक है। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं? सामवेद को मानते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। ठीक है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार तो उपनयन संस्कार हुआ करता था। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद माने ज्ञान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे प्रश्न कई आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। तो वैदिक शिक्षा की जो प्रमुख विधि थी वो थी आपकी प्रवचन विधि ब्राह्मणों के लिए, स्वाध्याय विधि वैश्यों के लिए, वाद विवाद विधि क्षत्रियों के लिए। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। सी ऑप्शन। वैदिक कालीन का शिक्षा का संबंध था, वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था किससे भैया? वेदों से। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? उपनयन संस्कार। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब होता है विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार की आयु कितनी निर्धारित थी? उपनयन संस्कार की आयु 18 से 12 वर्ष के बीच में हो जानी चाहिए उपनयन। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेदों को या वेद के जो मंत्र हैं वो सुनकर सीखे जाते थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म मतलब ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ था, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ है वैदिक काल में ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो तक्षशिला जो था ये वैदिक कालीन केंद्र था, एक प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र शुरू होता था, तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को शुरू होता था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको आप रट लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।